फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 6 प्रोग्रामिंग की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट के जो चैप्टर 6 है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कौन कौन सी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोग्राम यानी कि कन्वर्टर यूज किए जाते हैं, लाइक असेंबलर, कन्वर्टर, कंपाइलर, उनकी भी बात करेंगे। क्या क्या हैं स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर लैंग्वेजेज, उन सब की बात करेंगे। तो इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये चैप्टर 6 है, बाकी कुछ चैप्टर की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो गई हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन ब्रीफ में बताई गई है। ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क। ये कह रहा है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे एक कोई वर्क है, कोई काम है जो हमें करना है। तो वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो हम इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं उनका सेट, यानी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या नंबर ऑफ डाटा है जो हमें कराना है, जो हमें कमांड दी गई है, नंबर ऑफ कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के द्वारा उनको करना है। टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क, यानी एक किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। अब बात आती है प्रोग्रामिंग क्या है। तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन दैट ए मशीन विल एग्जीक्यूट लेटर। ये कहता है प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोसेस है इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करने का, यानी जिस प्रोसेस से इंस्ट्रक्शन हमारी क्रिएट होती हैं, यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन है हमने तो कमांड दे दी, उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्रिएट हुई, वो प्रोसेस होता है प्रोग्रामिंग, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन। और जिसको अगर इंस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाती है तो मशीन क्या करेगी, यानी कंप्यूटर उसको बाद में एग्जीक्यूट कर देगा, उससे जो भी काम है वो करा लेगा। तो प्रोग्रामिंग प्रोसेस, यानी कि अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके 5 स्टेप्स होंगे हमारे। सबसे पहले एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, हमें देखना होगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसको एनालाइज करना होगा। सेकंड है डिजाइनिंग द सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, उसके बाद कोडिंग, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग। तो हम सबसे पहले एनालाइजिंग द प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है एक प्रॉब्लम प्रॉपरली सोल्व हो सकती है इफ़ द प्रॉब्लम इज वेल डिफाइंड एंड अंडरस्टूड। ये कह रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम हमें अच्छी तरह से डिफाइन की गई है और समझ आ गई है हमें, मतलब प्रोग्रामर को, जो डेवलपर है या प्रोग्रामर है उसको वो प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ आ गई है और अच्छी तरह से डिफाइन हो गई है, तो वो अच्छी तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। द प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम बनाएगा, हैज़ टू इंश्योर दैट ही अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेरी वेल, मतलब वो इंश्योर कर ले कि भाई मुझे प्रॉब्लम जो है अच्छी तरह से समझ आ गई है। इट इज़ ओनली आफ्टर दैट ही शैल कम टू नो द इनपुट प्रोसेस एंड द आउटपुट रिक्वायरमेंट। ये कह रहा है कि जब उसको प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ आ जाएगी प्रोग्रामर को, तब वो बता पाएगा कि उसको क्या क्या चीज़ें इनपुट के लिए चाहिए और क्या प्रोसेस होगा और क्या आउटपुट वो दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो 5 स्टेप्स हैं, एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग, तो हम अब रेफर करते हैं डिजाइनिंग द सॉल्यूशन। तो इट रेफर्स टू प्लानिंग ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाएगा उसकी हम डिज़ाइन कर लेंगे। जैसे फ्लो चार्ट होते हैं ना, फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको पहले बना लेंगे। देखो, द प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप्स दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। यह कह रहा है कि डिजाइनिंग स्टेज में हम क्या करेंगे भाई, चार्ट फॉर्म में उसको बना लेंगे, यानी डिजाइन कर लेंगे। जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं ना, और घर का आर्किटेक्ट से पहले हम क्या करते हैं, उसका नक्शा यानी उसका डिज़ाइन बनवा लेते हैं, डिज़ाइन बोलते हैं ना, उसके बेस पर जो हमारा मिस्त्री होते हैं उसको बना देते हैं। तो हम इस स्टेप में क्या करेंगे, उसका फ्लो चार्ट यानी कि डिज़ाइन बना लेंगे। देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड, ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइंड डिजाइनिंग स्टेज द 3 पॉपुलर स्टेप्स आर, अगर हमें
LSOS का मतलब है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप्स। तो उसके 3 तरीके हैं, चाहे तो फ्लो चार्ट बना के कर लें, या सूडो कोड होता है एक, या टॉप डाउन चार्ट। तो इन तीनों तरीके से ये हो सकता है। दीज टूल्स हेल्प द प्रोग्रामर टू ब्रेक डाउन। ये कह रहा है कि ये जो टूल हैं, ये 3 के 3 टूल, ये क्या करते हैं, प्रोग्रामर को हेल्प करते हैं कि पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके तब उनको आसानी से समझ सके सिंपल भाषा में। तो फ्रेंड्स अब है कोडिंग ऑफ द सॉल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड कोडिंग। यानी यहाँ पे डिजाइनिंग स्टेज में हमने क्या करा, चार्ट फॉर्म में बना लिया, और कोडिंग स्टेज में हमने क्या करा, एक कोडिंग होती है कंप्यूटर में, तो उसके थ्रू हमने उसको मतलब बना रहे हैं भाई उसको। तो जैसे कि अगर हम कंपनी लोग के कंपनी इनकॉर्पोरेशन का वो बनाने जा रहे हैं, तो पहले हमने क्या करा, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, की देखा कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, किस तरीके से कंपनी बनेगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। उसके बाद में हमने उसका चार्ट फॉर्म में बना लिया कि भाई ये ऐसा ऐसा बनेगा। कोडिंग का मतलब हमने DR2 और बाकी डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर कर लिए, वो लिख लिए। टेस्टिंग का मतलब फिर हमने देखे। तो टेस्टिंग का मतलब है दिस स्टेज इन्वॉल्व्स डीबगिंग एंड टेस्टिंग द कोड। जो हमने यहाँ पे कोड या प्रोग्राम लिखा है उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो उसको हम डीबगिंग का मतलब होता है एरर को फाइंड करना और उसको निकाल देना, और टेस्ट करेंगे कि भाई ये जिस काम के लिए हमने बनाया था वो काम ये एक्चुअल में कर रहा है या नहीं। द एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। एरर को बग कहते हैं। डिबगिंग रेफर्स टू लोकेटिंग द एरर्स एंड रिमूविंग दोज एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम। डीबगिंग यही है कि भाई एरर को फाइंड आउट करना और उसको रिमूव कर देना। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द प्रोग्राम इज वर्किंग एज पर। जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हमने प्रोग्राम बनाया था उसी के साथ ये काम कर रहा है या नहीं। 5th हमारा स्टेप्स है डॉक्यूमेंटिंग द सॉल्यूशन। वंस द प्रोग्राम इज बीन टेस्टेड, एक बार अगर प्रोग्राम टेस्ट हो गया है तो ये रेडी टू यूज है, हैंस रिक्वायर्स डॉक्यूमेंटेशन। ये कह रहा है कि एक बार प्रोग्राम हमारा बन के रेडी हो गया तो भाई हमें क्या करना होगा, हमें उसकी जो प्रोसीजर था उसको डॉक्यूमेंट्स करना होगा, यानी उसको लिखना होगा। डॉक्यूमेंटेशन और रिटर्न प्रोसीजर ऑफ हाउ टू रन द प्रोग्राम, एंटर डाटा, व्हाट प्रॉब्लम्स टू एक्सपेक्ट। ये कह रहा है कि हमें जब हम उसका जो डॉक्यूमेंटिंग करेंगे तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से प्रोग्राम रन करेगा, कैसे हम डाटा को एंटर करेंगे और क्या क्या डाटा हम उसमें एंटर कर सकते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स टू एक्सपेक्ट, यानी कि यूज करते टाइम या चेंज करते टाइम इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं उसके बारे में भी हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंटेशन इज़ नेसेसरी फॉर प्रोग्राम मेंटेनेंस। ये कह रहा है कि अगर इन केस हमें फ्यूचर में प्रोग्राम को मेंटेनेंस यानी कि कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ रिपेयर, कुछ एक्सटेंशन कराना पड़ता है, तो उस केस में डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये कह रहा है विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू चेंज ए प्रोग्राम एट लेटर स्टेट। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो बाद में हम चेंज करना मुश्किल होगा। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड करता है एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम लॉजिक, इनपुट एंड आउटपुट द प्रोग्राम, टेस्ट डाटा यूज्ड। और जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे ना वो 3 तरीके के होंगे। यूजर डॉक्यूमेंटेशन यानी जो उनको यूज करेगा उनके लिए, ऑपरेटर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार आ चुका कि जो डॉक्यूमेंटेशन होगा प्रोग्राम का वो कितने प्रकार का होगा। तो यूजर डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेटर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इसकी शॉर्ट फॉर्म UOP भी बना सकते हैं, यूजर ऑपरेटर प्रोग्रामर। तो फ्रेंड्स इन 5 स्टेप्स को याद करने के लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है। तो ये है वो मेमोरी टेक्निक, MT बोले तो मेमोरी टेक्निक। ये है एनालाइज करने के बाद दिमाग की डिजाइन एंड कोडिंग कुछ अलग तरह से पता लगी, यह है फिर उनका टेस्टिंग की एंड सभी को डॉक्यूमेंट्स में लिख लिया गया। ये कह रहा है कि एक रिसर्च में एनालाइज किया गया कि भाई जो हमारा माइंड है, दिमाग है, उसके डिजाइनिंग कुछ एंड कोडिंग कुछ अलग तरीके से पता लगी, फिर हमने उसका टेस्ट किया और सभी को डॉक्यूमेंट्स में लिख लिया।
तो फ्रेंड्स इसमें एनालाइज मतलब एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डिजाइनिंग द प्रॉब्लम, कोडिंग द सॉल्यूशन, और टेस्टिंग द सॉल्यूशन, और डॉक्यूमेंट्स बाद में कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको याद रह जाएगा कि इसका कंटेंट क्या क्या है। हेडिंग आपको याद रहनी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है तो इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई करूँगा आपको। उसके बाद देखते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो पहले देख लेते हैं। व्हेन सम प्रोग्राम नीड्स टू बी डेवलप्ड बाय द प्रोग्रामर, इट इज़ नॉट दैट दे सिंपली सिट डाउन एंड स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्रामिंग कोड। ये कह रहा है कि जब भी कोई प्रोग्रामर किसी प्रोग्राम को डेवलप करने जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो जाए और बैठ जाए और डेवलप करना स्टार्ट कर दे, बल्कि उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मेथडोलॉजी यानी कि एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। प्रोसेस का मतलब इसमें जो प्रोसेस होंगे वो सेम है जो प्रोग्रामिंग में होते हैं। प्रोग्रामिंग में भी जो प्रोसेस हैं वही प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए काम आते हैं, सेम प्रोसेस हैं। इसमें एक प्लान यूज किया जाता है जो ब्रेक करता है प्रोसेस को छोटे छोटे टास्क में। देखो ये ना, द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज वन ऑफ द मेथडोलॉजी टू बिल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इससे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनते हैं। PDLC इज ए टूल यूज टू गाइड कंप्यूटर प्रोग्रामर थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है भाई, ये प्रोग्राम बना देते हैं जिससे कंप्यूटर जो भी काम करता है वो इसके अकॉर्डिंग करता है। तो इसके जो फेजेज होंगे वो हमारे 6 फेजेज होंगे। तो इसमें जो 5 फेजेज हैं वो प्रोग्रामिंग वाले हैं, एक फेज हमारा अलग हो जाएगा। तो देखो मैंने ये कंटेंट इनका सेम है अप्रोक्सीमेटली। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यह है डिजाइनिंग द प्रोग्राम। यहाँ पे प्रोग्राम है तो प्रोग्राम कर दिया, वहाँ पे प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे प्रॉब्लम, डिजाइनिंग द सॉल्यूशन। और प्रोग्राम कोडिंग आ गया सेकंड। थर्ड में था डीबगिंग एंड टेस्टिंग। फोर्थ स्टेप था हमारा डीबगिंग एंड टेस्टिंग। फिफ्थ था डॉक्यूमेंटेशन। और इसमें एक 6 स्टेप और है, ऑपरेट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि इसमें प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग तो भाई इंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और जैसी इंस्ट्रक्शन क्रिएट हो गई तो उसके बाद क्या होता है, वो टास्क उनका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन प्रोग्राम तो यानी सॉफ्टवेयर तो चलता रहेगा भाई, तो चलता रहेगा तो इसका मेंटेनेंस भी होगी, तो इसके लिए एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। अब फ्रेंड्स देखते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कह रहा है एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेज सर्टेन यूनिक सिंटैक्स। सिंटेंस का मतलब होता है द वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। ये कह रहा है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक यूनिक सिंटैक्स यानी एक यूनिक तरीका प्रोग्राम लिखने का फॉलो करती है, बट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो सभी लैंग्वेज में कॉमन है, यानी कि ये सभी लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सीक्वेंस ऑफ कमांड। तो सीक्वेंस ऑफ कमांड का मतलब है राइट कमांड इन द राइट ऑर्डर इज यूज, यानी सीक्वेंस ऑफ कमांड में राइट कमांड इन द राइट ऑर्डर यूज की जाती है। एक है कंडीशनल स्ट्रक्चर, फोकस टू डू सर्टेन थिंग्स बेस्ड ऑन ए ट्रू ए फॉल्स और येस ऑन। देखो इसको मैं समझाता हूँ। जैसे आप किसी वेबसाइट पे मतलब क्लिक करते हैं, जाते हैं किसी वेबसाइट पे, तो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि कुछ और ट्रांजैक्शन को येस या नो कराता है, या कुछ क्वेश्चन देता है जैसे कैप्चा कोड या ट्रैफिक लाइट वाला कि भाई मेक श्योर यू आर नॉट ए रोबोट। तो वो इस तरीके से देता है कि येस करो कि तुम रोबोट हो या नहीं हो, उस तरीके से मतलब एक कंडीशन देता है आपको, तो आपको वो करके ही आगे जाना है। टू डू लिस्ट देता है कि या ट्रू करो या फॉल्स करो या येस करो, या मेल फीमेल कई जगह मांगता है, या 18+ मांगता है, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लूपिंग स्ट्रक्चर। यह है रिपीटेशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशन नंबर ऑफ टाइम। ये क्या करता है, इसमें एक इस तरीके से डेवलप किया होता है प्रोग्राम जिसमें हमारे 4 डिपार्टमेंट होते हैं। तो
प्रोग्राम एक ने स्टार्ट किया, फिर सेकंड के पास जाएगा, फिर थर्ड के पास, फिर फोर्थ के पास, फिर फर्स्ट के पास, फिर सेकंड। तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोग्राम, वो लूपिंग का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी घूमते रहना सेम डिपार्टमेंट के पास में। तो इन तीनों को याद करने के लिए हमने एक वो बनाई है अपनी मेमोरी टेक्निक। यह सुप्रीम कोर्ट केस रिजॉल्व करने के लिए लूप करता रहता है। केस रिजॉल्व करने को लूप करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट बोले तो सीक्वेंस, एस बोले तो सीक्वेंस ऑफ कमांड, सी बोले तो कंडीशनल स्ट्रक्चर, और लूपिंग बोले तो लूपिंग। तो फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज, तो ये है, इसकी कुछ मेथडोलॉजीज होती हैं। ये है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग, लॉजिक डिक्लेरेटिव। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हर दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में आता रहता है। इनमें से एक भी आ जाती है, या ये 4-5 होती हैं, ये 5-6 होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 ही नोट्स में बनाई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ स्टेप्स वेयर ईच स्टेप परफॉर्म ए कैलकुलेशन, रिट्रीव्स इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट, कॉन्सेप्ट लाइक लूप्स। ये क्या कह रहा है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कुछ स्टेप्स होती हैं जहाँ पर हर एक स्टेप्स कुछ कैलकुलेशन करता है, कुछ डाटा को इनपुट की तरह लेता है, कुछ प्रोड्यूस करता है, जैसे कि लूप, यानी कि घूमता रहता है। तो ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हो गई। इवेंट ड्राइविंग प्रोग्रामिंग, तो ये क्या करता है, ये इवेंट ड्राइवर, यानी कि जैसे ही हम कुछ इवेंट करेंगे, यानी जैसे मैंने माउस से क्लिक किया, तो जैसे आप माउस से या कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आपने क्लिक किया वो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। तो कंप्यूटर के अंदर उस रेस्पॉन्ड करने को, यानी जैसे कुछ इवेंट हो वो तुरंत रेस्पॉन्ड करे, उस काम के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम डेवलप करके कंप्यूटर के अंदर डाला है। तो इस प्रोग्राम का नाम है इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, यानी उस प्रोग्राम को लिखने के लिए इस तरीके का हमें जो मेथडोलॉजी यूज किया जाएगा। देखो, आप पढ़ भी सकते हैं, द इवेंट ओरिजिनेट फ्रॉम वेरी यूजर्स एक्शन ऑन द स्क्रीन, माउस क्लिक, की स्ट्रोक्स, कीबोर्ड जो था उसमें कुछ क्लिक की। लॉजिक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग consist of number of logical declaration regarding what outcomes a function should accomplish rather than how that outcome should be accomplished। तो लॉजिक डिक्लेरेटिव में क्या होता है, हम एक आउटकम फिक्स कर देते हैं कि भाई अगर हम ये काम हमें चाहिए, जैसे कि मुझे प्रिंटिंग देनी है, तो मुझे 100 प्रिंट की मैंने कमांड दे दी, तो मुझे है कि भाई मुझे प्रिंट 100 प्रिंट 5 मिनट में चाहिए। अब ये कैसे निकालेगा वो इसकी टेंशन है। तो इस तरीके के काम को करने के लिए हम लॉजिक डिक्लेरेटिव प्रोग्राम बना करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, फोर्थ हमारी जो इसमें मेथडोलॉजीज है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये है इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर लाइक स्टूडेंट, टीचर, पेन, बोर्ड। द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आर ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड इनहेरिटेंस। तो जो पॉपुलर लैंग्वेजेज हैं इस केस में वो है C++ और जावा। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड किया जाता है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें काम करते हुए। लाइक स्टूडेंट और टीचर हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस में हो या फिर ऑफलाइन क्लासेस में, यानी एक दूसरे का इंटरेक्ट होता रहता है, यानी एक दूसरे के बिना काम वो कर ही नहीं सकते। अगर मैं भी क्लासेस ये दे रहा हूँ तो जब तक आप देखेंगे नहीं तो मेरा कुछ पर्पज़ फुलफिल हुआ ही नहीं। पेन और बोर्ड है, तो बिना बोर्ड के पेन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और बिना पेन के बोर्ड की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसमें जो लैंग्वेजेज हमारी हैं वो है C++ और जावा।
तो फ्रेंड्स इन चारों को याद करने के लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, दैट इज पोल भाई। पोल भाई बोले तो पोल समझ गए होंगे आप, POLE। तो अगर आप प्रोग्रामिंग का कुछ भी आता है तो ये कॉन्सेप्ट है। P बोले तो प्रोसीजरल, O बोले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, L बोले तो लॉजिक डिक्लेरेटिव, E बोले तो इवेंट ड्राइवन। इस तरीके से याद कर सकते हैं। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम होता है स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर से दिल्ली आ रहे हैं तो हो सकता है पहले आपने हाईवे पर आने के लिए एक ऑटो लिया हो या कोई लोकल बस ली हो, वहाँ से आप हाईवे पे आ गए हों। यह हो गया स्टेप नंबर 1 कि मुझे अपने घर से हाईवे तक जाना है। सेकंड, मुझे हाईवे से बस ले रही है दिल्ली तक, आनंद विहार तक के लिए। यह हो गया स्टेप नंबर 2। थर्ड हो गया, मुझे आनंद विहार से जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से या मैं मेट्रो लूँगा या DTC की बस लूँगा। यह हो गया स्टेप नंबर 3। और जहाँ मैं बस स्टैंड या मेट्रो स्टेशन पर उतरा हूँ वहाँ से अपने रूम या PG या फ्लैट पर जाने के लिए मैंने हो सकता है रिक्शा लिया हो या हो सकता है मैं पैदल ही चल दिया हूँ। तो ये हो गया स्टेप नंबर 4। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन्हीं स्टेप्स को एल्गोरिदम बोला जाता है। इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप और सेट ऑफ रूल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरीके से ये जो हमें फॉलो करने होते हैं कैलकुलेशन और इस तरीके से। तो एल्गोरिदम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंस है, करेक्टरिस्टिक्स इसके आते हैं काफ़ी बार। तो ये कह रहा है एल्गोरिदम मस्ट हैव ए स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, कि ये स्टार्ट और एंड होनी चाहिए भाई, वो तो होगी ही। ए गुड एल्गोरिदम रिक्वायर्ड सर्टेनिटी इन स्टेप्स, यानी जो इसके स्टेप्स हैं वो सर्टेन होने चाहिए, यानी कि हमने पहली बार बनाए तो 4 हुए, दूसरी बार देखा तो 6 निकले, तीसरी बार बनाए तो 3 हुए। तो ऐसा नहीं, कम बढ़ती नहीं हो, सर्टेन होनी चाहिए कि भाई इतने ही है, हम 4 बार चेक कर लें, 5 बार करें। द सेम एल्गोरिदम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेवरल डिफरेंट वेज, यानी हम चार्ट फॉर्म में भी बना सकते हैं। और हमने यहाँ पर देखे थे ना भाई कि किस किस तरीके से सूडो कोड में या टॉप डाउन चार्ट में भी हमारे ये बन सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है। देयर कैन बी सेवरल एल्गोरिदम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, ये कह रहा है कि सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ और एल्गोरिदम भी हो सकती हैं। डिफरेंट एल्गोरिदम फॉर द सेम प्रॉब्लम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद ड्रामेटिकली डिफरेंट स्पीड्स। हाँ भाई, अलग अलग जो एल्गोरिदम होंगी वो सेम प्रॉब्लम को अच्छी स्पीड से सॉल्व कर सकती हैं। इट मस्ट टर्मिनेट ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, ये कह रहा है कि ये सही समय पर समाप्त भी हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन का, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का स्टेप बाय स्टेप विजुअल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कहलाता है। ये एक पिक्चर प्रोवाइड करता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ की, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस सीक्वेंस में होंगी। इम्पोर्टेंट टूल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स फॉर ट्रेसिंग द इंफॉर्मेशन फ्लो एंड लॉजिकल सीक्वेंस इज डाटा प्रोसेसिंग। तो जो हम फ्लो चार्ट बना करके देखेंगे प्रैक्टिकली वो एक अलग क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, 1-2 घंटे में कवर करेंगे उसको। तो अभी सिर्फ आप इसका थ्योरेटिकली पार्ट समझ लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 बार आया हुआ एग्जाम में। एडवांटेज हैं फ्लो चार्ट के, इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन द लॉजिक ऑफ ए सिस्टम, असिस्ट इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, सर्व एज प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, यानी हमने बना लिया तो एक तरह से प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन की तरह भी ये काम करता है। प्रोग्रामर विद इट्स हेल्प कैन एफिशिएंटली राइट द कोड, इसकी मदद से प्रोग्रामर जो है आसानी से कोड को लिख सकता है। ये भाई डीबगिंग यानी कि एरर को रिमूव करने के काम भी आती हैं। इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे टाइम कंज्यूमिंग है, अगर एक बार लिखा गया और हमें चेंज करना है तो भाई दिक्कत आती है। तो कम्बरसम, वेरी डिफ़िकल्ट, लॉन्ग चार्ट्स, तो ये कह रहा है कि अगर हम डिटेल में बनाएं तो ज़्यादा बड़ा चार्ट बन जाता है, बट अगर हम छोटा बनाएं तो कुछ नेसेसरी डिटेल हमारी मिस होने के चांसेस भी इसमें रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज के, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये
हर अटैम्प्ट में 3 लैंग्वेज हैं, तीनों में से एक ना एक आने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट हमारी है मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। तो इसको देखते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज हमारी होती है, यह है लैंग्वेजेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली एंड आर मशीन डिपेंडेंट आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। ये कह रहा है कि ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सके और जो डिपेंड है कंप्यूटर पर, वो होती है लो लेवल लैंग्वेज। यानी कि ये लैंग्वेज होती है बाइनरी फॉर्म में। आपने बाइनरी सुना होगा। बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, जीरो, बस उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, जीरो और वन। यानी अगर मुझे अपना नाम भी जयविंदर लिखना है तो मुझे जीरो और वन, जीरो और वन, जीरो और वन, इस तरीके से लिखना है। अब मुझे ये नहीं पता जीरो वन का क्या मतलब है, जे है या ए है ना। तो इस तरीके से मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो मशीन लैंग्वेज का मतलब ही है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज बोले तो स्ट्रिंग्स, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो वन की अलग अलग तरीके से लिखावट होती है। तो इसके कुछ फीचर देख लेते हैं। ये कह रहा है इन अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी जब शुरुआत में कंप्यूटर बना था, ओनली दोज लैंग्वेजेज वर यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग विच कुड बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर। ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में हमारी और लैंग्वेजेज तो थी नहीं, एक ही लैंग्वेज थी मशीन लेवल। तो प्रोग्राम बनाने के लिए यही लैंग्वेज यूज की जाती थी जो कंप्यूटर अपने आप डायरेक्ट समझ सके। तो ऑल इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर इन बाइनरी डिजिट। बाइनरी मैंने बताया 0 1 0 1 1 0 इस तरीके से होते हैं। एंड हैंस आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। डायरेक्टली कंप्यूटर समझ सकता है, हमें कोई बीच में कन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम हैड टू बी रिटन एज स्ट्रिंग्स, ये ना नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो जीरो और वन की फॉर्म में लिखा जाएगा जो कंप्यूटर आसानी से समझ सके। तो ये कह रहा है कंप्यूटर रिटन इन मशीन लेवल लैंग्वेज कैन ओनली बी यूज्ड ऑन कंप्यूटर मेड फॉर विच दैट लैंग्वेज इज रिटन बिकॉज प्रोग्राम वर रिटन अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर्स इंटरनल सर्किट। ये कह रहा है कि जो प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है वो उसी कंप्यूटर पे चलेगा जिस कंप्यूटर के लिए वो लिखा गया है, क्योंकि वो इंटरनल जो डिजाइनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। सेकंड हमारी लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, और इसको बोलते हैं, इसको फ्रेंड्स हम असेंबली लैंग्वेज और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ये कहता है इन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन यूजिंग मैनीमोनिक सिंबल्स सच एज ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि जब कंप्यूटर बने थे तो लैंग्वेज स्टार्टिंग में मशीन लेवल बनी थी, यानी जो बाइनरी फॉर्म में थी। उसके कुछ साल में, आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे देखेंगे कुछ साल बाद हमने एक और लैंग्वेज की इजाद कर ली थी, एक और लैंग्वेज बना ली थी, वो है असेंबली लैंग्वेज। इसमें क्या था, इसमें कुछ चीज़ें तो बाइनरी फॉर्म में जाती थी और ज़्यादातर चीज़ें हमारी मैनीमोनिक सिंबल में जाती थी। यानी अगर हमें कुछ जोड़ना है तो हमें ADD हम दबा देंगे तो वो जुड़ जाएगा। अगर कुछ मल्टीप्लाई गुणा करना है तो MUL कर देंगे, कुछ डिवीजन भाग करनी है तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ों के वो थे, इस सिंबल में हम लिखते थे। तो ये कह रहा है ट्रांसलेशन फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज अकम्प्लिश्ड बाई ए सेपरेट प्रोग्राम कोल्ड असेंबलर। यानी कि ये जो लैंग्वेज बनाई गई थी ये हमारे यानी इंसान के काम को आसान करने के लिए बनाई गई थी। क्योंकि भाई असेंबली लैंग्वेज को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम बाइनरी लैंग्वेज यानी जीरो और वन को समझना इम्पॉसिबल है। तो हम असेंबली लैंग्वेज में कमांड दे रहे कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम है असेंबलर। वो क्या करता है, जो भी हम कमांड दे रहे हैं उसको कन्वर्ट करके असेंबली लैंग्वेज में कंप्यूटर को देता है, और असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ ही लेता है, नहीं सॉरी, मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ ही लेता है।
तो ये कह रहा है इन असेंबली लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन इन जीरोज एंड वन एज इन मशीन लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश एब्रीविएशन, यानी कि हमने इंग्लिश एब्रीविएशन को यूज करना शुरू कर दिया। ये कह रहा है कि अगर हम किसी दो नंबर को जोड़ते हैं तो हम सिंपली ऐड ए भी कर देंगे कि भाई इनको जोड़ दो। तो ये कह रहा है इट इज़ ए फैक्ट दैट असेंबली लैंग्वेज एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज बज, ये ईजी टू राइट थी अगर हम मशीन लैंग्वेज से कंपेयर करें, और इजी टू राइट है, इजी टू लोकेट एरर है, इजी टू रेक्टिफाई प्रॉब्लम है, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ सफर्ड फ्रॉम सम मेजर ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक आप देख सकते हैं आगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी एक लैंग्वेज है कंपाइलर लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज होती है ये इंग्लिश में लिखी जाती है, यानी जो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, अगर हम इस लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखी गई प्रोग्राम को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यानी जो इंग्लिश होती है उसको बोलते हैं हाई लेवल। हाई कंप्यूटर के एंगल से बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर को इंग्लिश समझ नहीं आती, कंप्यूटर को बाइनरी ही समझ आती है। तो कंप्यूटर को इंग्लिश समझने के लिए हमने एक प्रोग्राम इसमें लगा दिया है जो क्या करता है, हमारे द्वारा इंग्लिश में दी गई कमांड को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में हम कुछ चीज़ों के एब्रीविएशन यूज कर रहे थे, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में हम अगर मुझे जैवेंद्र लिखना है तो मैं JAIVINDRA इंग्लिश में ही लिखूँगा पूरा, और कंपाइलर जो कन्वर्ट करता है इंग्लिश लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में, उस प्रोग्राम का नाम होता है कंपाइलर, इसलिए इसको कंपाइलर लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो देखो लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्टली एंड आर नॉट मशीन डिपेंडेंट एंड हाई लेवल, यानी कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो दीज लैंग्वेज यूज कॉमन इंग्लिश वर्ड एंड आर ट्रांसलेटेड इनटू लो लेवल लैंग्वेज बिफोर प्रोसेसिंग बाय द कंप्यूटर। देव कह रहा है कि ये जनरली इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं और प्रोसेस होने से पहले इनको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में। तो द ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल इनटू मशीन लैंग्वेज इज अकम्प्लिश्ड बाय ए स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है कंपाइलर, रिटन एंड प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। कह रहा है कि जो कंपाइलर होता है, हम लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें हमें पता नहीं लगता, जो कि भाई जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके द्वारा ही वो ऑलरेडी इंस्टॉल इनबिल्ट किया हुआ होता है कंप्यूटर में, इसलिए हमें ज़्यादा पता लगता नहीं है। तो फ्रेंड्स उसके बाद बात की गई है जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जिनकी हमने अभी बात की थी, ये भी तीन तरह के होते हैं, असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज मस्ट बी कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड इनटू, इसके इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है जिससे कि कंप्यूटर उन्हें समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। द ट्रांसलेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम नोन एज असेंबलर। ठीक है भाई, द असेंबलर प्रोग्राम फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये कह रहा है कि जो असेंबलर प्रोग्राम होता है अगर कंप्यूटर की भाषा में हम कहते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट इज़ सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेम कंप्यूटर, यानी अगर हम HP का ले रहे हैं, लेनोवो या एप्पल का ले रहे हैं तो ये उस कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। तो जो हमारे एग्जांपल हैं वो है MS माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर प्रोग्राम, बोल एंड टर्बो, ये इसके एग्जांपल हैं कि ये मॉडल थे भाई असेंबलर प्रोग्राम के। तो आई होप समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई क्वेरी है तो क्या करना है, कमेंट करना है। इंटरप्रीटर क्या होता है, ये भी एक ट्रांसलेटर होता है, यूज टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इन मशीन लैंग्वेज। तो ये क्या करता है, प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश में लिखे हैं उनको मशीन लैंग्वेज में यूज कर देता है, देन इमीडिएटली एग्जीक्यूट्स द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स वन लाइन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स एंड एग्जीक्यूटेड। तो देखो इंटरप्रेटर क्या करता है, कंपाइलर का इजाद होने से पहले, इन्वेंशन होने से पहले हमने इंटरप्रेटर किया। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में,
लेकिन इसके कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो भाई ये है कि ये क्या करता है, ये अगर हमारी ये इंग्लिश लैंग्वेज है, पहले उसकी एक लाइन करेगा बाइनरी में कन्वर्ट, और बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद वो एक लाइन को कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देगा, यानी उससे जो भी आउटपुट निकालना है वो कर देगा। उसके बाद ये सेकेंड लाइन कन्वर्ट करेगा, उसके बाद कंप्यूटर सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से प्रोसीजर इनका चलता जाता है। तो ये कह रहा है कि एज द इंस्ट्रक्शन आर ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली यूजिंग इंटरप्रेटर्स, यानी एक लाइन को कन्वर्ट किया, एक लाइन एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी को कन्वर्ट किया दूसरी, तो यानी कि साथ साथ ये काम चलता रहता है। दे आर स्लो फॉर एग्जीक्यूटिंग लार्ज प्रोग्राम, ये कह रहा है कि अगर हम कुछ लार्ज पूरी बुक को लगा दें स्कैन करने पे तो भाई ये तो काफ़ी टाइम लगा देगा, स्लो हो जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, इफ़ देयर इज एनी सिंटैक्स एरर इट स्टॉप्स ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये कह रहा है कि अगर प्रोग्राम को लिखने में, सिंटैक्स का मतलब होता है द वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम को लिखने में ही कोई एरर है तो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को रोक देगा, जिससे हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स हम तीसरा जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखते हैं, इसका नाम है कंपाइलर, जो क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये काम हमारा इंटरप्रेटर भी कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। ट्रांसलेट तो देखते हैं, कंपाइलर इज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट। तो ये क्या करता है, ये असेंबलर, देखो इंटरप्रेटर में क्या हो रही थी, इंटरप्रेटर में एक लाइन कन्वर्ट हो रही थी और उसको सेम टाइम पे एग्जीक्यूट भी कर रहा था, लेकिन इसमें पूरे प्रोग्राम, पूरी लैंग्वेज को, यानी पूरा जितना भी हमारा डाटा है उसको पूरे को कन्वर्ट कर लेगा, यानी बिफोर एग्जीक्यूटिंग पूरे को कन्वर्ट करने के बाद में एग्जीक्यूट करने के लिए ये कंप्यूटर को देगा। देगा इट रीड्स द होल प्रोग्राम कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज, पूरे प्रोग्राम को रीड कर लिया, पूरे प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, एंड सेंड द होल प्रोग्राम टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन, पूरे प्रोग्राम को रीड करा, फिर पूरे को कन्वर्ट करा, फिर पूरे प्रोग्राम को सीपीयू के पास भेज दिया कि भाई सीपीयू अब तो इसको कन्वर्ट कर सकता है, यानी एग्जीक्यूट कर सकता है, जिस काम के लिए हमने ये बनाया था प्रोग्राम उसको अब तुम कर दीजिए। तो ये कह रहा है इस सिंटैक्स एरर यानी प्रोग्राम को लिखने में एरर इवन इन द लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम विल नॉट अलाउ द कंपाइलेशन ऑफ होल ऑफ द प्रोग्राम। ये कह रहा है कि अगर प्रोग्राम को लिखने में लास्ट लाइन में भी कोई एरर है तो वो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने से, यानी पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने से रोक सकता है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या था, इंटरप्रेटर में अगर हम 10 लाइन का हमारा प्रोग्राम है, अगर 9 लाइन हमने ऑलरेडी कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कर दी हैं, तो 10वीं लाइन में अगर कुछ एरर आता है तो हमारी 9 लाइन आराम से हो गई हैं एग्जीक्यूट, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चूंकि ये पूरा प्रोग्राम एक साथ रीड करता है और पूरे को एक साथ कन्वर्ट भी करता है, तो इसमें अगर लास्ट लाइन में भी कोई एरर आती है तो ये पूरे प्रोसेस को रोक देगा। देयरफॉर द सोर्स प्रोग्राम मस्ट बी फ्री ऑफ एरर्स बिफोर इट इज़ कंपाइल्ड। तो ये कह रहा है इसलिए ताकि हमारा प्रोसेस रुके ना, जो हमारा सोर्स प्रोग्राम यानी कि जिस प्रोग्राम को हमें रीड करना है और कन्वर्ट करना है वो एरर फ्री होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया प्रोग्रामिंग। तो इसको आप कम से कम 2-3 बार ज़रूर रिवाइज करके जाएँ, ये हर बार एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स का आने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने जो इसके हैंड रिटन नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी ITSA के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर सारी क्लास IT की देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, तो भी आपको और भी एजुकेशनल और बिजनेस रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।